नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आपको बताने आई हूँ वो बजट जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो देश का बजट निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने देश को समर्पित कर दिया है। पहले तो देखिए इंतजार रहता है कि वित्त मंत्री आएंगी तो वेशभूषा उनकी क्या होगी, किस राज्य वाली साड़ी वो बांध कर आएंगी। तो इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने राज्य को ही चुना, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो पारंपरिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांजीवरम साड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं वो चेट्टीनाड कॉटन वाली जो साड़ी होती है वो होती है। उसको लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये तय है कि तमिलनाडु वाली पारंपरिक जो साड़ी है वही बांधकर देश का बजट देश को समर्पित किया है निर्मला सीतारमण ने। अब इस बजट को लेकर जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये कि बजट जो आमतौर पर देश की आमदनी और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है, इस बार ये बजट 2026-27 जो है इसे आप सिर्फ इस नजरिए से सीमित करके नहीं देख सकते, क्योंकि ये बजट जो है उसमें 2047 के लिए जो बिग पिक्चर है, एक लॉन्ग टर्म जो विजन है वो इस बजट में नजर आ रहा है। और यही थीम इस पूरे बजट की रही है, यही नैरेटिव इस पूरे बजट का रहा है। 2047 विकसित भारत, उसी की दिशा तय करने वाला, उसी की रूपरेखा तय करने वाला ये पूरा बजट रहा है। और ऐसे में इस बजट की 5 बड़ी बातें क्या रही हैं और विपक्ष इस बजट की आलोचना किन बिंदुओं को लेकर कर रहा है, अब ये मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाली हूँ। तो जो 5 बड़ी बातें इस बजट की रही हैं उसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो निरंतरता है सरकार की तरफ से वो बनाई गई है। और निरंतरता इस माध्यम से कि सरकार जो पूंजीगत व्यय करती है उसे सरकार की तरफ से बरकरार रखा गया है। पिछली बार जो 11.21 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सरकार का था उसमें बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने इस बार इस लिमिट को 12.2 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया है। तो पूंजीगत व्यय सरकार ने बढ़ाया है, और पूंजीगत व्यय जब बढ़ता है तो मतलब बुनियादी ढांचा बढ़ेगा, मतलब सरकार देश के अंदर एसेट बनाएगी और इस माध्यम से जो रोजगार सृजन है उस दिशा में भी सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कोशिश की जाती है। और साथ ही जो अर्थव्यवस्था का चक्का है उसको घुमाने में जो सरकार की अपनी भूमिका है वो सरकार तय कर देती है। हर बार बजट के मौके पर मैं आपको बताती हूँ कैसे अर्थव्यवस्था 4 इंजन, अगर जहाज के तौर पर आप इसको देखें जीडीपी को, तो एक होता है जो कंज्यूमर कंजप्शन होता है, इसके अलावा वहाँ जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, दूसरा जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये पूंजीगत व्यय जो सरकार करती है, तीसरा जो होता है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होता है जो कि निजी निवेशक हैं उनको करना है, जो उद्योग हैं उनको करना होता है, और चौथा जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट होता है। तो एक तरीके से जीडीपी जो है इन्हीं 4 इंजनों के माध्यम से आगे बढ़ती है, जीडीपी का जहाज आगे चलता है। तो ये जो जीडीपी वाला जहाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय वाला जो अपना इंजन था उसका जो ऑयलिंग है वो सरकार की तरफ से बढ़िया तरीके से कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने और क्या किया है, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को जोर देने के लिए ताकि वो जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़े, मतलब जो उद्योग जगत है वो निवेश करें, उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर बाकायदा जोर दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है उसका बजट में ऐलान किया गया है। बायोफार्मा शक्ति फंड की बात सरकार की तरफ से की गई है। एसएमई के लिए अलग से एक फंड सरकार ने उसका ऐलान किया है, बाकायदा रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा देश के अंदर, इसका ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। और इन सब से क्या होगा, इन सब से हासिल ये होगा कि एक तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो कंट्रीब्यूशन अभी हमारी जीडीपी में है उसमें उसका शेयर बढ़ेगा, और साथ ही साथ अभी तक इन तमाम मुद्दों पर जो हम डिपेंड कर रहे थे निर्यात पर, तो वो निर्यात पर हमारी डिपेंडेंस जो है वो भी कम होगी। अगली बड़ी बात जो इस पे सामने निकल कर आ रही है कनेक्टिविटी, उस पर खासा जोर दिया गया। कनेक्टिविटी के चलते 7 तो उच्च गति रेल कॉरिडोर्स हैं जो बनाने की बात इस बजट पे कही गई है। इसके अलावा 20 से ज्यादा जो नेशनल वाटरवेज हैं सरकार की तरफ से कहा गया है उसको बनाया जाएगा। और कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पूरा का पूरा जोर दिया जाएगा। परिवहन क्षमता जो है देश में उसको बेहतर बनाने पर सरकार का जोर रहेगा। ये तीसरी बड़ी बात हो गई। चौथी बड़ी बात बजट की फिस्कल डेफिसिट को लेकर निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बात कही गई कि देखिए 2021-22 वाला बजट था और उस बजट में मैंने कह दिया था कि मेरा जो टारगेट है वो 25-26 तक जो फिस्कल डेफिसिट है मतलब जो वित्तीय घाटा है उसको 4.5% से कम करना है, ये मैं लक्ष्य लेकर चली थी। और आज जब वो खड़ी हुई हैं और 26-27 का बजट देश के सामने रख रही हैं तो 25-26 बजट एस्टिमेट्स के आधार पर उन्होंने देश को ये बताया
कि वित्त वर्ष 25-26 में जो वादा उन्होंने किया था 4.5% से वित्तीय घाटे को घटाना, वो हासिल किया है सरकार ने। मतलब इस वक्त देश का जो वित्तीय घाटा है इस फाइनेंशियल ईयर में वो 4.4 और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 26-27 के लिए वो 4.3% रहेगा। इसकी जानकारी भी बजट के माध्यम से सरकार ने देश को दी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो फिस्कल प्रूडेंस है वो सरकार की नजर आ रही है, और जब सरकार फिस्कली स्ट्रांग होती है तो कुल मिलाकर जो खर्च करने की गुंजाइश है वो सरकार के पास ज्यादा रहती है, और यही वजह है कि सरकार दिल खोलकर खर्च करती हुई पूंजीगत व्यय के माध्यम से नजर आ रही है। अच्छा, शिक्षा, स्किलिंग और जो सामाजिक निवेश है उसको लेकर भी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। किस तरीके से IIT क्रिएटर लैब्स, नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट, उसका निर्माण किया जाएगा। हर जिले के अंदर गर्ल्स हॉस्टल, मतलब जो छात्राओं की शिक्षा है उस पर खासा जोर दिया जाएगा। शिक्षा और स्किलिंग को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाओं का जिक्र किया गया है, और कुल मिलाकर सरकार का जोर यही है कि किसी तरीके से ये जो विकसित भारत के लिए, नए भारत की जो लक्ष्य हासिल करने हैं उसके लिए जिस तरीके की वर्कफोर्स हमें चाहिए उस हिसाब से वर्कफोर्स को तैयार किया जाए। क्योंकि अभी कुल मिलाकर हमारे पास वो डेमोग्राफी डिविडेंड वाली स्थिति है। मतलब अगर हमारी आबादी ज़्यादा है तो इसका हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, हमें उस डेमोग्राफी का डिविडेंड लेना चाहिए। अपनी पॉपुलेशन को हम इस तरीके से स्किल करें क्योंकि देश की उत्पादकता में अपनी भूमिका निभाएं, और कुल मिलाकर बड़ा लक्ष्य यही है। अगर 2047 तक हमें विकसित भारत का सपना साकार करना है तो तमाम जो आर्थिक एक्सपर्ट्स हैं, विश्लेषक हैं, उनकी तरफ से जो कहा जाता है कि साहब आपको कंटिन्यूटी में जो GDP है उसकी दर कम से कम 8% रखनी होगी, तो उसी को पुश देने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक सरोकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार ने बड़े अच्छे फैसले लिए। ऐसी कैंसर की 15 दवाएं जो सस्ती अब हो जाएंगी, जो बाहर से आती हैं, हम जिनको इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए और जो बड़े कदम हैं, कई दुर्लभ बीमारियों की दवाएं जो हैं वो भी सरकार ने सस्ती करने का फैसला लिया है। तो इस तरीके के जो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उसको भी सरकार ने अच्छे से इस बजट में टच किया है। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है इस बजट को खारिज करते हुए, विपक्ष एक तो सिरे से खारिज कर रहा है इस बजट को। विपक्ष कह रहा है इस बजट में कुछ है ही नहीं। विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजी करी है, और उससे भी आगे बढ़कर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं और जो नीति है उसमें किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समन्वय ही नहीं है। विपक्ष की तरफ से तो इकोनॉमिक सर्वे आया था, आपने देखा था कैसे उस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि साहब जो महंगाई है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गई है। पिछले कई सालों में 1.7% पर महंगाई दर हमारी चल रही है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी दर है उसमें भारी गिरावट। ये तमाम आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से दिए गए। और मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े होते हैं वो सरकारी आंकड़े होते हैं, और उन सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही कोई भी औपचारिक तौर पर नीति बनती है, और उसी के आधार पर योजनाएं जो हैं आगे उनका क्रियान्वयन होता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से सिरे से इन तमाम आंकड़ों को खारिज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्यों के लिए वित्तीय असमानता और 16वें वित्त आयोग को लेकर जो सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई है उसको भी विपक्ष जो है वो सीधे सीधे आपत्ति दर्ज करा रहा है, और कह रहा है कि साहब ये तो केंद्र राज्य वित्तीय सौदेबाजी को असंतुलित करने वाला एक मामला नजर आ रहा है। जनसंख्या आधारित कर जो वाटक है उसके कारण विकास उन्मुख राज्यों को कम संसाधन मिल रहे हैं। ये विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है, और विपक्ष कह रहा है कि गरीब जनता के लिए, रोजगार सृजन के लिए, छोटे किसानों के लिए ये जो बजट सरकार लाई है इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। विपक्ष कह रहा है कि आप ये बजट लेकर आ गए, इससे गरीब किसान को क्या फायदा मिलेगा। विपक्ष कह रहे हैं आप ये बजट लेकर आ गए, इससे रोजगार सृजन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, और जो गरीब जनता है उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी। तो ये वो तमाम आलोचनाएं हैं जो इस बजट को लेकर की जा रही है, और साथ ही विपक्ष भेदभाव का भी आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं उनकी उपेक्षा भी बजट में की जा रही है। उदाहरण के लिए तेलंगाना के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि पिछले कई बजट में उनके हिस्से में ना प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ना फंड मिल रहा है। आप जानते हैं तेलंगाना फिलहाल कांग्रेस शासित राज्य है। तो कुल मिलाकर ये वो चिंताएं हैं जो विपक्ष की तरफ से सामने रखी जा रही हैं, और ये वो चिंताएं हैं जिनको आधार बनाकर विपक्ष इस बजट की आलोचना कर रहा है। कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष दोनों का नजरिया इस बजट को लेकर मैंने आपके सामने रख दिया। आपको बजट कैसा लगा? फिलहाल पर्सनली मैं बताऊं तो मैं उम्मीद कर रही थी कि टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिल जाएगी। आप कह सकते हैं मैं थोड़ा लालची हूँ, हालांकि जितने जानकार हैं वो सब कह रहे थे कि इसकी उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए आप। अब पिछले साल ही सरकार ने दिल खोलकर इतना टैक्स रिलीफ दिया कि भाई 12 लाख, और उसमें अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दी जाए तो 12,75,000 तक की जो आय है वो कर मुक्त कर दी गई थी। लेकिन फिर भी ये दिल मांगे मोर, मतलब लालच ऐसा है ना, खत्म ही नहीं होता। तो लग रहा था कुछ और पैसा बच जाए, सरकार थोड़ी सी और राहत दे दे। कहा तो जा रहा था कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कम से कम 25,000 बढ़ाकर पूरा 1 लाख कर देंगे तो 13 लाख तक की जो आय है वो कर मुक्त हो जाएगी। खैर
ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स के स्तर पर सरकार की तरफ से ये ज़रूर किया गया है कि टैक्स को सरल करने के लिए, उसके सरलीकरण के लिए और उसमें स्पष्टीकरण के लिए, और साथ ही जो सज़ा का प्रावधान था बहुत से मामलों में, खासतौर से जो कॉरपोरेट टैक्स से जुड़े हुए मामले हैं उसमें सज़ा की जगह जुर्माने का प्रावधान रख के सरकार ने पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश ज़रूर की है। और जो निवेशक है या जो करदाता है उसका भरोसा इस पूरे सिस्टम में आए और उसका डर इस सिस्टम में कम हो, उसकी एक कोशिश भी सरकार की तरफ से की गई है। तो ये बजट सामने आ गया है। बजट का आई एम श्योर आपको बहुत इंतज़ार होगा। आपको क्या लग रहा है, ये बजट आप किस मोर्चे पर हिट और किस मोर्चे पर आपको ये बजट फ्लॉप नज़र आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ हिट नज़र आ रहा है, या सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप नज़र आ रहा है? अपना नज़रिया मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। आप चाहें तो 10 की स्केल पर मार्क्स भी इस बजट को दे सकते हैं, और कोई ऐसा बिंदु या कोई भी ऐसा मुद्दा, महंगाई का, बेरोजगारी का, आप किसी भी तरीके का मुद्दा जो साझा करना चाहें मेरे साथ, वो साझा कर सकते हैं। अपनी राय इस बजट को लेकर ज़रूर दीजिए। और वो आप एक उम्मीद क्या कर रहे थे इस बजट से, आपको क्या लग रहा था कि ये काश हो जाता जो नहीं हुआ है, जहाँ पर आपके हाथ निराशा लगी है, या फिर जो आप चाह रहे थे वो हो गया? ये तो मतलब लॉटरी आपकी लग गई है। मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे इजाज़त दीजिए। कैसा लगा आपको ये मेरा लाइव शो, ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको साझा भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।